लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे। सो फर्दर इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके पार्ट कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस अभी नहीं किए हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज के लिए, जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस की जाएंगे आपके इस वीडियो में। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी इसके सॉल्यूशन बनाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी टॉपिक्स अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं उन टॉपिक्स के आप लोग प्रैक्टिस करते रहो खुद से। मैंने आपको बोला था, मैंने यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स प्रॉपर्टी से टिल नाउ इन पास्ट 15 इयर्स, टिल नाउ अगर आपसे 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं आपको 4 to 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सो ऑन एन एवरेज सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी आपके थ्योरीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर वो आपका फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से है या फिर सेकंड चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टीज, या फिर अभी नेक्स्ट फर्दर हम लोग थर्ड या फोर्थ चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे तो वहां पे। तो मैं आपसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चंस नहीं है। मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं बोले, मैं 1 by 1 सारे क्वेश्चंस अगर कराऊंगा दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊं सो दैट कि जो रेस्ट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कवर हो जाए। मेन एम यहाँ हमारा ये है इस क्रैश कोर्स में कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ने ऐसे डिजाइन, ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं वैसे क्वेश्चन जिससे कि आपके ओवरऑल सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जहां से गेट आपके रेगुलरली क्वेश्चंस पूछता है, तो रेस्ट जो भी क्वेश्चंस है दोज क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व बाय यू। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि सर ये आपने बताया था और ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप कमेंट करो, वैसे क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हो हमसे। वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज a soil has a liquid limit of 25%, flow index of 12.5%. If the plastic limit is 15%, determine plasticity index and toughness index. ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ कंबाइन किए हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें ही है, इफ द वाटर कंटेंट, सेम डेटा के लिए, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन इट्स नेचुरल कंडीशन इन द फील्ड इज 20%, find liquidity index and relative consistency. Find liquidity index and relative consistency. तो मैंने आपको बोला था जितनी भी इंडिसेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कौन कौन से इंडिसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। तो ये कुछ मेजर इंडेक्सेस हैं, मेजर इंडिसेस हैं जो कि रिलेटेड है किससे, कंसिस्टेंसी लिमिट से। दिस आर रिलेटेड विद कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो कंसिस्टेंसी लिमिट्स मैंने आपको क्या बोला था, क्या है, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है। दैट मींस सॉइल के फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रॉपर्टीज हेल्पफुल होते हैं। इससे प्रीवियस हमने देख रखा था, वाटर कंटेंट देखा हमने वीडियोस में, वाटर कंटेंट के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट इट वाज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज होते हैं। जो सॉइल सॉलिड्स है उनके पार्टिकल्स का साइज क्या, इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन थे। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी आपकी कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं, और इस कंसिस्टेंसी लिमिट्स को अटरबर्ग्स लिमिट्स भी बोलते हैं, अटरबर्ग्स लिमिट। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया। इस इंडेक्सेस पे, जितने डिफरेंट इंडेक्सेस हैं इनके बेसिस पे रेगुलरली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस लिमिट्स जो हमने सॉल्व किए थे, लिमिट्स में मैंने बोला आउट ऑफ दोस 3 लिमिट, दैट इज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से रेगुलरली क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। श्रिंकेज लिमिट के मैंने आपको 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस बताए थे। वो 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कोई एक सिंगल फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। So that you have to remember those formulas. Now, तो इसी इंडेक्स पे आपका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन सर्टेन मोर कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज। कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज और भी हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट तक मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने आपको एक्टिविटी का डिफरेंशिएशन दिया था। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी क्या होती है, व्हाट वी मीन बाय सेंसिटिविटी। अगर लेमैन के वर्ड्स में हम लोग बोले तो सेंसिटिविटी का मतलब है किसी अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या किसी भी तरह की मूवमेंट में जो सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, या फिर जो सॉइल अपना बिहेवियर शो कर रहा है, देयर इज चेंज इन बिहेवियर ऑफ सॉइल सॉलिड्स, इसे हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी। बट व्हेन वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डिफाइन करना चाहें सो सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ unconfined compressive strength of undisturbed soil mass to unconfined compressive strength of soil mass in remolded state। ये आपको ध्यान देना है। मैंने भी बोला फर्स्ट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल मास,
टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मास इन अ रिमाउल्डेड स्टेट, इन अ रिमाउल्डेड स्टेट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ आप देखो, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला सेंसिटिविटी इज आल्सो एन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सो सेंसिटिविटी को अगर मुझे डिफाइन करना है, सो सेंसिटिविटी ST से इसे डिनोट करते हैं, और इससे हम लोगों ने बोला इट इज रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड, दैट इज UCS, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू UCS रिमाउल्डेड स्टेट, रिमाउल्डेड। और ये दोनों सॉइल मास की बात हो रही है, सॉइल मास की बात हो रही है। सॉइल मास आपके अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में है, उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट ओनली, दैट पर्टिकुलर सॉइल मास जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, आफ्टर रिमाउल्डिंग उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझो, सॉइल मास जो हमारे हैं उनके सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल मास जो है सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर क्या है हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन मैंने आपको बोले थे, फर्स्ट सॉइल सॉलिड्स, सेकंड वन इज एयर एंड थर्ड वन इज वाटर, जहां एयर वाटर आपके वॉइड्स हैं। तो इंटायर सॉइल मास की मैं बात कर रहा हूं, ये सॉइल मास जो आपका अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, अनडिस्टर्ब्ड मींस नेचुरली लाइंग, जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर रीजन में ये सॉइल मास आपका फॉर्म हुआ, फॉर्मेशन इसकी हुई, जब तक आपने उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं किए हैं, वो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में है, दैट इज इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट। इवन आपने उसे ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे, तो इस स्टेट में हमने बोला कि ये सॉइल आपका अनडिस्टर्ब्ड है। फॉर एग्जाम्पल उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो, उसकी स्ट्रेंथ 10 यूनिट्स है, किसी पर्टिकुलर यूनिट में मैंने बोला कि 10 यूनिट स्ट्रेंथ है। आपने उस सॉइल मास को वहां से लिफ्ट किया और आपको प्लेस करना है कहीं दूसरे जगह पे या किसी दूसरे पॉइंट पे आपको फिल करना है कोई पर्टिकुलर पिट को, तो आप सॉइल मास एक प्लेस से उठा रहे हो और दूसरे प्लेस ले जा रहे हो। ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस कि जो स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर सॉइल मास की थी वो स्ट्रेंथ चेंज हो जाए, दैट स्ट्रेंथ विल चेंज ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपका चेंज हो रहा है स्ट्रेंथ में। सो ये रेशियो एक था अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में, अब जो ये चेंज हुआ ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो लेटर स्टेट है इसे हमने बोला दिस इज रिमाउल्डेड फॉर्म मींस रिमाउल्डिंग। माउल्डिंग का मतलब क्या होता है, माउल्डिंग का मतलब होता है आप उस किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को एक पर्टिकुलर शेप, आपके डिजायर्ड शेप में, डिजायर्ड साइज में आप कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट इज रिमाउल्डिंग। आपने ट्रांसपोर्ट किया तो हो सकता है आपने डिग किया होगा, एक्सकेवेट किया, नाउ यू लिफ्टेड एंड देन यू ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अदर पॉइंट, या फिर ऐसा हो सकता है आपने कोई एक्सकेवेशन नहीं की, जो सरफेस पे सॉइल मास है उसे ही आपने लिफ्ट किया एंड देन यू ट्रांसपोर्टेड। तो ड्यू टू दिस लिफ्टिंग, ड्यू टू दिस ट्रांसपोर्टेशन, वो सॉइल जो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में था वो अनडिस्टर्ब्ड में नहीं है, इट गॉट डिस्टर्ब्ड एंड ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करेगी एंड in most of the cases a strength जो होगा आपका that will reduce, either it will be same means अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेंसिटिविटी की रेशियो किसी पर्टिकुलर केस के लिए 1 है, व्हाट डज दैट मीन, अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि अनडिस्टर्ब्ड एज वेल एज आफ्टर रिमाउल्डिंग सेंसिटिविटी आफ्टर रिमोल्डिंग एंड बिफोर रिमोल्डिंग दोनों केसेस में आपके यूसीएस दैट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज सेम, इक्वल। सो इक्वल है, दैट मींस कि उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी 0 नहीं, सेंसिटिविटी 1 होगी, क्योंकि ये रेशियो है, ये रेशियो 0 होने का मतलब क्या हो गया कि आपका ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0 हो गया न्यूमरेटर वाला। तो स्ट्रेंथ 0 कैसे हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर सॉइल मास का, सो इट कैन टेक अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 1। अगर ये 1 है सो दैट मींस कि सेंसिटिविटी 1 होने का मतलब क्या हुआ आपका कि यूसीएस अनडिस्टर्ब्ड एज वेल एज आफ्टर रिमोल्डिंग। अब ये रिमोल्डिंग किसी चीज की वजह से हो सकता है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सकता है कि आपको वहां पे कंस्ट्रक्ट करना हो। एग्जांपल आप लो, फाउंडेशन, आप अपने कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो आप फाउंडेशन पहले उसका प्रिपेयर करते हो बिलो ग्राउंड लेवल, तो फाउंडेशन के लिए आप क्या करोगे, एक्सकेवेट करोगे, कोई पाइल इंसर्ट करोगे या फिर वहां पे कोई कंक्रीट स्लैब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सो वो सॉइल मास जो इस पर्टिकुलर जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं कंस्ट्रक्शन वर्क,
वो सॉइल मास डिस्टर्ब तो हो रहा है ना, क्योंकि उसके ऊपर आप लोड, हैवी प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा, उसके स्ट्रेंथ में रिडक्शन होता है, स्ट्रेंथ में रिडक्शन होता है। बट मैंने आपको बोला इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये रिडक्शन हमेशा होगा ऑलवेज। केस हो सकता है ना, सेंसिटिविटी आपकी 1 है, सेंसिटिविटी 1 है, दैट मीन्स कि वो सॉइल आपका इनसेंसिटिव सॉइल है, इनसेंसिटिव सॉइल है। एंड इन केस ऑफ इनसेंसिटिव सॉइल आपके स्ट्रेंथ जो होंगे वो अनडिस्टर्ब्ड एज वेल एज रिमाउंडेड स्टेट में चेंज नहीं करेंगे, इट विल नॉट चेंज। So this is the property of sensitivity and this is also an index property of soil. Sensitivity के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं insensitive soil है, slightly sensitive soil है, moderately sensitive soil है, highly sensitive है, या फिर unstable soil है। तो different ranges होते हैं। 1 अगर ST की वैल्यू 1 है, that means it is an insensitive soil, insensitive soil। 2 to 4 के रेंज में हम लोग बोलते हैं दैट इज स्लाइटली सेंसिटिव। इन अ रेंज ऑफ 4 to 8 इट इज मॉडरेटली सेंसिटिव। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे वैल्यू, इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करते जाएगी। अगर सेंसिटिविटी, इफ सेंसिटिविटी इज मोर देन 16 मोर देन 16 विल रेफर सच सॉइल एज अनस्टेबल सॉइल। सो ये मैं बोल रहा हूं इफ ST इक्वल टू 16 will say that it is more than 16 or 16 will say it is unstable soil। ऐसा हमने क्यों बोला, आप सिग्निफिकेंस इसका समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वैल्यू। ये सेंसिटिविटी आपका एक रेशियो है, दिस इज अ रेशियो। मैं किसी केस के लिए बोल रहा हूं, इफ आई एम सेइंग फॉर अ पर्टिकुलर केस दैट सेंसिटिविटी इज 16, जस्ट कंसिडर फॉर एनी केस सेंसिटिविटी ST इक्वल टू 16। व्हाट डज दिस मीन, ये ST इक्वल टू 16 का मतलब क्या हो रहा है, दिस 16 इक्वल टू, विल राइट हियर दिस 16 इक्वल टू UCS ऑफ सॉइल मास इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट डिवाइडेड बाय UCS इन रिमाउंडेड स्टेट। और इन दोनों की रेशियो की वैल्यू 16 में बोल रहा है। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हो रहा है आपका कि अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में जो स्ट्रेंथ है दैट इज नियरली 16 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ इन रिमाउंडेड केस। या फिर इसे आप ऐसा कह सकते हो, दिस अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में जो आपका स्ट्रेंथ था उसका 1/16 टाइम्स स्ट्रेंथ हो गया जब आपने उसकी रिमाउंडिंग की, सॉइल मास की, उसकी रिमाउंडिंग की। सो ये स्ट्रेंथ हाईली डिक्रीज कर रहा है, 16 टाइम्स इज अ वेरी हाई वैल्यू। इतने हाई वैल्यूज को आप डिक्रीज करा रहे हो। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में 16 यूनिट आपकी स्ट्रेंथ थी, सो रिमाउंडेड केस में वो यूनिट जो है, स्ट्रेंथ जो है वो 1 यूनिट हो जाएगी। सो 16 टाइम्स देयर इज डिक्रीमेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मास। सो दिस इज, इसलिए हमने बोला कि इतनी हाई वैल्यूज के लिए, मोर देन 16 के लिए हम लोग बोलते हैं दैट पर्टिकुलर सॉइल इज अनस्टेबल सॉइल। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड, 1 पे इनसेंसिटिव है, मोर देन 16 पे अनस्टेबल है। बिटवीन दीज वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज करेगी, सॉइल की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज कर रही है, एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि सॉइल जितना फाइन होगा, सॉइल मास जितने फाइन होंगे, फाइन ग्रेन सॉइल मास होंगे, उनकी सेंसिटिविटी उतनी ही इंक्रीज करती है। एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल आर मोर सेंसिटिव। जो रेंज आपको मैंने बोला कि 1 पे सेंसिटिव है, 2 to 4 पे स्लाइटली सेंसिटिव है। सो 2 to 4 के केस में आपके हनीकॉम्ड स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्ड या फिर स्लाइटली कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर आते हैं। 4 to 8 के केस में आपके हनीकॉम्ड देन फ्लॉक्यूलेंट, दोनों केसेस आते हैं 50-50%। 8 to 16 के रेंज में फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर आता है। और अभी आपको मैं सॉइल स्ट्रक्चर में बताऊंगा, जो हनीकॉम्ब मैं बोल रहा हूं, ये जो फ्लॉक्यूलेंट है, ये हनीकॉम्ब और फ्लॉक्यूलेंट क्या एक्चुअली, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। और आपके फ्लॉक्यूलेंट जो होते हैं वो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में अवेलेबल होते हैं, और जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है दैट इज स्लाइटली मोर इन साइज, पार्टिकल साइज आर मोर एज कंपेयर टू फ्लॉक्यूलेंट केसेस। सो वी कैन कंक्लूड कि सेंसिटिविटी जो है, दैट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज एज द सॉइल गेट्स फाइनर, या फिर आप ये कह लो कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में सेंसिटिविटी विल बी हायर। सो ये आपका, दिस वाज आल्सो इंडेक्स प्रॉपर्टी सेंसिटिविटी। तो आपके सेंसिटिविटी पे क्वेश्चंस
जनरली वो लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस रेशियो पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर केस का आपको वैल्यू गिवन होगा, सेकंड केस में आपको फाइंड करना होगा और सेंसिटिविटी वहां पे गिवन होगी। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहां से पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सेंसिटिविटी किसकी है, तो सेंसिटिविटी विल इंक्रीज विथ फाइननेस ऑफ सॉइल मास, विथ फाइननेस ऑफ सॉइल मास। सो दिस इज सेंसिटिविटी, नोट डाउन करो आप ये। सेंसिटिविटी से ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी आपका ऐड होता है यहाँ पे, दैट वी से थिक्सोट्रोपी, थिक्सोट्रोपी। और ये थिक्सोट्रोपी क्या होता है, सेंसिटिविटी की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू सेंसिटिविटी सॉइल मास अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, सॉइल मास लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, बट अ पार्ट ऑफ आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली 100%, फॉर एग्जांपल अगर 50% रिमॉल्डेड केस में स्ट्रेंथ रिड्यूस हुए हैं, दैट मीन्स कि आउट ऑफ दैट 50% हो सकता है, ये चांसेस है कि 20 to 30% स्ट्रेंथ रीगेन कर ले सॉइल मास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल मास की कि अपने लॉस्ट स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग। ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग और इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। सो दैट इज थिक्सोट्रोपी, और थिक्सोट्रोपी रिलेटेड है आपके सेंसिटिविटी से। सो थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग विल बी मोर फॉर हाईली सेंसिटिव सॉइल। जैसे जैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, इन अ सिमिलर फैशन आपकी थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग भी इंक्रीज करेगी। जिस पर्टिकुलर सॉइल की ये प्रॉपर्टी है कि वो हाईली सेंसिटिव है और उसका स्ट्रेंथ हायर डिग्री पे लूज कर रहा है, वही सॉइल के थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग भी उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि जो जितना स्ट्रेंथ लूज किया है अल्टीमेटली गेन भी तो वो उसी रेशियो में करेगा। अब एक पर्टिकुलर सॉइल ए है जिसने 20% लॉस किया स्ट्रेंथ, तो आउट ऑफ 20% वो 10% के आसपास, वो 10% 12% ऐसा फॉर एग्जांपल उसने थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग में रीगेन कर लिया अपने लॉस्ट स्ट्रेंथ को। अब एक दूसरा सॉइल मास है जिसने 80% अपने स्ट्रेंथ को लूज कर दिया, तो आउट ऑफ 80% नियरली 30-40% उसकी रीगेन भी तो होगी ड्यू टू थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड, हाईली सेंसिटिव सॉइल शोज हाई थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग प्रॉपर्टी। सो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग प्रॉपर्टी भी उसकी हाई होगी। सो दैट इज इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये दोनों आपके इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं, सेंसिटिविटी एज वेल एज थिक्सोट्रोपिक हार्डनिंग। और एक्टिविटी आपको मैंने डिस्कस कर रखा था, एक्टिविटी क्या था लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, दैट वाज रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास टू परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन। और ये 2 माइक्रोन लिमिट है आपके क्ले का, 2 माइक्रोन इज लिमिट फॉर क्ले। सो नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे आपके लिक्विड लिमिट गिवन है, वैल्यूज राइट डाउन द गिवन वैल्यूज, सॉल्यूशन। लिक्विड लिमिट इज गिवन एज, that is given as liquid limit equal to 25%. liquid limit is given as, और liquid limit को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, WL, so that is 25%. next, flow index is 12.5%. flow index is 12.5%. और flow index क्या होता है, W1 minus W2 by log 10 N2 by N1. So flow index, that is IF, equal to 12.5%. Next, plastic limit is 15%. So WP is equal to 15%. Determine plasticity index and toughness index. So plasticity index का क्या फॉर्मूला था, plasticity index is difference of liquid limit and plastic limit. So liquid limit given है आपके पास 25%, plastic limit is given 15%. So what will be plasticity index? So plasticity index IP equal to liquid limit is 25, plastic limit is 15, so 0.25 minus 0.15, so that will give you 0.10 or equal to 10%. So plasticity index is 10%. अब आप मुझे बताओ ये 10% प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10% है, दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज दिस। मैंने आपको बोला था प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे आप सॉइल को डिफाइन कर सकते हो।
जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे मैंने बोला था नॉन प्लास्टिक सॉइल, लेस देन 7 इट वाज स्लाइटली प्लास्टिक, 7 to 17 moderately plastic soil. So this will fall in range of moderately plastic soil. Range आप ध्यान रखना, उस रेंज से क्वेश्चंस कई बार उन्होंने पूछे हैं. नाउ सेकंड पार्ट क्या है, टफनेस इंडेक्स पूछा है यहाँ पे. टफनेस इंडेक्स का रेशियो क्या था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ टफनेस इंडेक्स? इट वाज रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स. सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, दैट वाज टफनेस इंडेक्स. और टफनेस इंडेक्स मैंने बोला था, टफनेस इंडेक्स शोज टफनेस, हार्डनिंग, स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट. सॉइल मास की स्ट्रेंथ प्लास्टिक लिमिट पे कितनी है, ये टफनेस इंडेक्स इंडिकेट करता है. सो विल राइट हियर टफनेस इंडेक्स IT इक्वल टू toughness index IT equal to, that is plasticity index IP, plasticity index IP divided by flow index IF, flow index IF. So IP की वैल्यू कितनी है? IP की वैल्यू है 10%. So 10 divided by फ्लो इंडेक्स की वैल्यू है 12.5. सो 12.5%. इसे फाइंड करो, आपकी वैल्यू कितनी आ रही है टफनेस इंडेक्स? 10 by 12.5. 10 by 12.5 हाउ मच इट विल कम? ये वैल्यू आपकी आएगी नियरली 4.5, दैट इज 0.8. सो टफनेस इंडेक्स इज 0.8. प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? 10%. सो आई एम राइटिंग हियर 10%. टफनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 0.8. सो आई एम राइटिंग हियर 0.8. जो ब्लू मार्कर से मैं नोट डाउन करा रहा हूं, दोज आर आंसर. प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10%, टफनेस इंडेक्स इज 0.8. नाउ सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इन इट्स नेचुरल कंडीशन is 20%. वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट गिवन है 20%. फाइंड करना है हमें लिक्विडिटी इंडेक्स एंड रिलेटिव कंसिस्टेंसी. नोट डाउन करेंगे, ये मैं रेज कर रहा हूं. सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है. फर्स्ट पार्ट था प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स, जो हमने फाइंड किया 10% एंड 0.8. नाउ क्वेश्चन में गिवन है वाटर, नेचुरल वाटर कंटेंट इन फील्ड इज 20%. नेचुरल वाटर कंटेंट, natural water content, that is WN equal to 20%. फाइंड करना है हमें यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर लिक्विडिटी इंडेक्स? लिक्विडिटी इंडेक्स आपका क्या था? लिक्विडिटी इंडेक्स, आई डिफाइन लिक्विडिटी इंडेक्स एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास. सो लिक्विडिटी इंडेक्स IL equal to liquidity index IL equal to WN minus WP divided by IP. So WN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20%. So 20 minus WP की वैल्यू, प्लास्टिक लिमिट was 15%, so minus 15 डिवाइडेड बाय IP की वैल्यू कितनी है? IP वैल्यू इज 10%. अभी हमने फाइंड किया था IP की वैल्यू कितनी थी? 10%. सो विल राइट हियर 10. सो दिस वैल्यू इज 5/10, दैट इज 0.50. सो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 0.50. नोट डाउन करो आप इसे. लास्ट वन आप फाइंड करो खुद से. रिलेटिव कंसिस्टेंसी फाइंड करने उसने बोला. हाउ कैन वी फाइंड रिलेटिव कंसिस्टेंसी? Relative consistency, that means consistency index. That means consistency index. So we'll write here last one. यहां मैं मेंशन कर रहा हूं लिक्विडिटी इंडेक्स आपने फाइंड कर लिया, that is 0.5. In a similar way we'll find consistency index or relative consistency. So consistency index equal to consistency index IC. कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था? मैंने आपको बोला लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में वेरी माइनर डिफरेंस. सो कंफ्यूज हो सकते हो आप कि इसमें कौन सा कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, कौन सा लिक्विडिटी इंडेक्स था. एंड दे नो, गेट वाले लोगों को पता है कि यहाँ पे मिस्टेक होता है आपसे, तो मिस्टेक होकर जो आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में डेफिनेटली गिवन होगा. दैट ऑप्शन विल बी देयर. तो इसलिए आपके फॉर्मूले पे आपकी कमांड होनी चाहिए
फॉर्मूले का आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, यू विल नॉट फॉरगेट द फॉर्मूला. सो कंसिस्टेंसी इंडेक्स वाज रेशियो ऑफ डिफरेंस इन liquid limit and natural water content to plasticity index of soil mass. So right here WL minus WN divided by IP. ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी में WN माइनस WP है, डिनोमिनेटर दोनों में IP है बट यहाँ पर WL माइनस WN है. सो लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी गिवन है 25%, सो 25 माइनस WN की वैल्यू कितनी गिवन है 20%, सो 20 डिवाइडेड बाय IP की वैल्यू हमने फाइंड की थी 10, सो अगेन इट्स कमिंग 5/10 दैट इज 0.5. So liquidity index and consistency index both answer is 0.5. So we'll write here liquidity index 0.5, relative consistency 0.5. So this was our first question. Note down करो आप ये. So plastic limit, liquid limit, shrinkage limit, different indices, that is plasticity index, liquidity index and consistency index. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. हो सकता है इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट में वो कुछ चेंज लाए, दे माइट ट्विस्ट सम क्वेश्चन. जैसे कि आप लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन याद करो, एक्टिविटी फाइंड करने के लिए दिया गया था IP/C इज द फॉर्मूला, बट उसने ना तो IP की वैल्यू दे रखी थी, ना तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे रखी थी, ना प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू गिवन थी, एंड ना ही आपके वहां पे गिवन थे क्या C, परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन. बट उसने डिफरेंट लैंग्वेज में आपके वहां पे ये गिवन डेटाज आपके प्रोवाइडेड थे. तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज पे आप लोग ध्यान दो. लैंग्वेज में आपके बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वहां पे हिडन रहते हैं एंड इन दोज लैंग्वेज दे यूज टू गिव द डेटा और उस डेटा को हमें यूज करना होता है हमारे क्वेश्चन में. सो फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन विल सी. फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में क्या देखेंगे. So second question is laboratory test on a sample yields following result. Following results. Result क्या है? Natural moisture content is 18%, liquid limit 60%, plastic limit 25%, percentage of clay sized fraction that is 25%, liquidity index and activity are. Option given है, solve करो. Try to solve that question. Try to solve that question. इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है. अब आप लोग सोचोगे सर ये सेम क्वेश्चन था, फिर तो आपने ऐसा क्यों लिया, फिर तो वही फाइंड करना. आप फाइंड करो. इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिडन है, उस कॉन्सेप्ट को मुझे आपसे डिस्कस करना है. सो विल राइट हियर. फर्स्ट विल कैलकुलेट एज इट इज. लैबोरेटरी टेस्ट है, गिवन वैल्यूज क्या है आपके पास, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट. सो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दैट मींस WN की वैल्यू गिवन है 18%. सो विल राइट हियर natural moisture content equal to natural moisture content WN equal to 18%. Next, liquid limit is equal to 60%. So liquid limit equal to 60%. Liquid limit, that is WL equal to 60%. Next, plastic limit equal to 25%. So plastic limit that is WP equal to 25%. So plastic limit is equal to 25%. Next, percentage of clay sized fraction. What does that mean? ये किस चीज की वैल्यू दे रखी है? percentage of clay sized fraction. क्ले साइज फ्रैक्शन फाइंड करना आपको एक्टिविटी. दैट मीन्स उसने C की वैल्यू गिवन है. C की वैल्यू क्या थी? परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन. और 2 माइक्रोन साइज किसका है? 2 माइक्रोन इज द अपर लिमिट फॉर क्ले. लेस देन 2 माइक्रोन में भी क्ले होते हैं आपके. अप टू 2 माइक्रोन इट इज क्ले. 2 to 75 माइक्रोन दैट इज फॉर सिल्ट. वो मैं अभी रेंज आपको मेंशन करूंगा इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉइल क्लासिफिकेशन. बट यहां मैं बोल रहा हूं 2 माइक्रोन इज द अपर लिमिट फॉर क्ले. तो यहां पे लिखा जा रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन इज 25%. दैट मींस इट इज गिवन वैल्यू ऑफ C की वैल्यू गिवन है. सो विल राइट हियर C इक्वल टू 25%. डायरेक्टली मैंने लिख दिया C इक्वल टू 25%. ये C क्या है? परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन. दैट मींस क्ले साइज पार्टिकल्स. सो इसने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया. लास्ट लेक्चर के आप क्वेश्चन को याद करो, उसने वहां सिल्ट कंटेंट दिया था, यहाँ पे क्ले साइज फ्रैक्शन दिया है. बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन इज परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन. सो
ऑल सारे डिफरेंट क्वेश्चन में सी की वैल्यू उन्होंने डिफरेंट फॉर्म में दे रखी है। वहां पे हमने 60% देखा था सिल्ट कंटेंट, दैट मींस 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%, क्योंकि वहां मेंशन था फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आपके क्ले प्लस सिल्ट आते हैं। सो दीज आर कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। आपको पता चल चुका है, इसलिए आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, या इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। बट फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम में फेस कर रहे हो सो इट्स अ बिग डील। वहां पे आप सोचना पड़ता है आपको, कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। बाद में आप जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आते हो आपका दिमाग काम करने लग जाता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई, ये तो मुझे पता था। तो वो चीजें नहीं हो इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहो। एनीवे फाइंड दिस। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स IL इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था। व्हाट वाज दैट? WN माइनस WP डिवाइडेड बाई IP। WN की वैल्यू कितनी गिवन है? 18%। सो 18 माइनस WP की वैल्यू कितनी गिवन है? 25%। सो 18 माइनस 25 डिवाइडेड बाई IP की वैल्यू गिवन है आपके पास। IP की वैल्यू गिवन है? नो, IP value is not given, so we'll find IP क्या होता है? liquid limit minus plastic limit. So liquid limit is 60, so 60 minus plastic limit is 25, that is, so this will answer will be minus 7 divided by 35, minus 7 divided by 35. So value क्या होगा? This value will be minus 0.2, minus 0.2. अब आप मुझे ये बताओ, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। माइनस 0.2 हम लोग कंसिडर करेंगे या प्लस 0.2 कंसिडर करेंगे? माइनस 0.2 और प्लस 0.2, विच वन विल कंसिडर? माइनस और प्लस? माइनस 0.2 और प्लस 0.2, व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन में आपके माइनस 0.2 भी है और प्लस 0.2 भी है, तो हम लोग कंसिडर कौन से करेंगे, माइनस या प्लस? विल राइट हियर फर्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग एक्टिविटी फाइंड करते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। एक्टिविटी क्या होता है फॉर्मूला? एक्टिविटी इक्वल टू IP बाई C। IP की वैल्यू कितनी गिवन है? IP की वैल्यू कितनी गिवन है? मैं यहां मेंशन कर रहा हूं साइड में। C इक्वल A इक्वल टू IP की वैल्यू गिवन है, दैट इज 60 माइनस 25, 35 आएगी। और C की वैल्यू कितनी गिवन है? C की वैल्यू गिवन है आपके पास 25, so 35 by 25, so it will be 1.4. so activity की वैल्यू आ रही है 1.4 और liquidity index की वैल्यू और माइनस 0.2, and we got option A and B. so option A क्या सही होगा? क्या हम लोग टिक कर सकते हैं डायरेक्टली? ऑप्शन A is correct, माइनस 0.2 और 1.4. Can liquidity index be negative? लिक्विडिटी इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है या नहीं? इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है या नहीं? पहले आप ये बताओ मुझे। ऑप्शन 0.2 एंड 1.4 भी है, सो माइनस इंडेक्सेस नेगेटिव तो होते नहीं है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.2 एंड 1.4. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा हम लोग बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। और ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, ऐसे मिस्टेक होंगे आपसे, डेफिनेटली होंगे। Correct answer is minus 0.2 and 1.4. Indexes may be negative. Index may be negative हो सकते हैं. There are chances index negative हो सकते हैं. But इसका एक exception है यहाँ पे. Liquidity index negative होंगे अगर आपके negative value आ रहे हैं. Consistency index negative value आ रही है, आप negative ही लिखोगे. Plasticity index negative value आ रही है, आप negative लिखोगे. No, that is an exception. प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आपकी नेगेटिव आ रही है, फॉर एग्जांपल IP की वैल्यू मैंने बोली WL माइनस WP होती है, WL माइनस WP। अब मैंने बोला कि WL की वैल्यू है 40% और WP की वैल्यू 50%, दैट मीन्स 40 माइनस 50 माइनस 10। सो IP की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कमिंग नेगेटिव, विल से दैट IP इज इक्वल टू 0। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आपकी नेगेटिव आ रही हो, सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हम लोग रिपोर्ट करेंगे 0। इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। उसके पीछे आप लॉजिक देखो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एक्चुअली किसका रेशियो है? इट इज डिफरेंस, इट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। आप उस ग्राफ को याद करो जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाज श्रिंकेज लिमिट, देन इट वाज प्लास्टिक लिमिट, देन इट वाज लिक्विड लिमिट। तो कोई भी सॉइल
आप ये सोचो कि लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल कि पहले लिक्विड स्टेज में चला गया और फर्दर आप वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हो तो प्लास्टिक स्टेज में जाएगा क्या? वो तो और कंप्लीटली लिक्विड स्टेज की तरफ मूव कर रहा है. सो इट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस. मैक्सिमम इट इज पॉसिबल, मैक्सिमम इट इज पॉसिबल. क्या आप बोल सकते हो कि WP और WL की वैल्यू सेम हो सकती है? WP और WL की वैल्यू भी सेम नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई वी से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि दैट पर्टिकुलर सॉइल इज नॉट प्लास्टिक सॉइल, वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है. तो नॉन प्लास्टिक सॉइल है, वैसे केस में वैल्यू कितनी होगी? 0. और आप टेबल याद करो जो मैंने आपको भी बताया था, रेंज IP equal to 0, that means non-plastic soil. So IP की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है. If it is coming negative, we'll report it as 0. बट लिक्विडिटी इंडेक्स या कंसिस्टेंसी इंडेक्स के साथ ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स में भी नेगेटिव. सो अगर वो नेगेटिव आ रही है, इस केस में नेगेटिव आ रहा है, सिर्फ ये रीजन था कि क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया. अदरवाइज इट वाज सिमिलर टू बिफोर क्वेश्चन ओनली. दोनों में आपको वैसे ही फाइंड करने थे, आप इजीली फाइंड कर सकते थे, बट सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था. और बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूं, नियरली 20 to 30% स्टूडेंट अटेम्प्टेड दिस ऑप्शन बी, 0.2 एंड 1.4. उन्हें लगा इंडेक्सेस नेगेटिव कैसे हो सकते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. -0.2 आ रहा है तो 0.2 होगा, और वो 0.2 पॉजिटिव ऑप्शन आपका दे रखा था. एक और पॉइंट, ये माइनस और प्लस वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना होगा. अगर आपने WN प्लस WP लिख दिया होता ना, तो आंसर कितना था? 43/35, और वो वैल्यू भी आपके नियर अबाउट 1.2 आ रहे होते, और 1.2 ही ऑप्शन में था. सो कभी आप ऐसा नहीं करो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिस करोगे. मैंने आपको बोला था, बस ये क्वेश्चन उसका बेस्ट एग्जांपल है. आपके जो भी कॉन्सेप्ट, जहां जहां आप मिस्टेक कर सकते हो, साइन में, पॉजिटिव नेगेटिव में, या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है नहीं, वो सारे ऑप्शन इसी 4 में दिए हुए हैं. सो दिस वे दे यूज टू डिजाइन द क्वेश्चन. उनके जो ऑप्शन होते हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ वो ऑप्शन भी उसी तरीके से डिजाइन करते हैं. रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं वो. सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. So we discussed these two questions. These two questions were related with index properties of soil. So index properties में nearly 4 questions हमने देखे. I think 4 questions हमने discuss किए, 4 to 6 questions. So that is enough for index properties. So first topic हमारा cover हुआ था, that was properties of soil. After that we covered second chapter, that is index properties of soil. और यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपसे theoretical concept भी डिस्कस करता जा रहा हूँ. सो आप लोग खुद बताओ, आप लोग डिसाइड करो इट इज यूजफुल और नॉट. ये यूजफुल होगा आपके लिए, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों कवर होते जा रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन. इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन. अब आप देखो 2 to 3 वीडियोस होंगे आपके. 2 to 3 वीडियोस में आपके पूरी इंडेक्स प्रॉपर्टीज कवर हो रही है. अब एक एक थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा, फिर उससे क्वेश्चंस कराऊंगा. हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मच टाइम इट विल टेक? दैट विल नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी इफेक्टिव. So index properties यहाँ पे over हुआ. In our next lecture we'll see some questions and theoretical concepts of third chapter, that is soil structure and soil classification. Thank you.